अक्सर ऐसा होता है ना कि जब दुनिया भर की नजरें बड़ी बड़ी हेडलाइंस पर होती हैं तो कुछ छोटी लेकिन बहुत जरूरी कहानियां हमसे छूट जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही छोटे से देश की एक बहुत बड़ी कहानी की बात करेंगे जहां एक युवा नेता के क्रांतिकारी आइडियाज न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का भविष्य बदल सकते हैं। तो हुआ ये कि नेपाल में एक जबरदस्त बदलाव की लहर आई, जिसे वहां की युवा पीढ़ी का जेनजी रिवोल्ट कहा जा रहा है। इस आंदोलन ने देश की जो पुरानी जमे जमाए पॉलिटिक्स थी, उसे जड़ से हिलाकर रख दिया। और इसने एक ऐसे लीडर के लिए रास्ता खोला जो किसी भी पारंपरिक सोच में फिट नहीं बैठता। 35। जानते हैं ये क्या है? ये उम्र है नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन साहा की। प्रोफेशन से एक इंजीनियर जो अब देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। और सत्ता में आते ही उन्होंने एक ऐसा ब्लूप्रिंट सामने रखा है जिसकी चर्चा अब सीमाओं के पार हो रही है। और यहीं से उठता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। क्या नेपाल का ये नया एक्सपेरिमेंट सिर्फ नेपाल तक ही सीमित रहेगा, या फिर ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अपने पड़ोसी देशों के लिए भी एक नई राह दिखा सकता है? आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बात करेंगे कि ये पॉलिटिकल बदलाव कैसे शुरू हुआ, बालन शाह के 100 सूत्रीय प्लान में आखिर ऐसा क्या खास है और इसका असर पूरे एशिया पर क्या पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिटिकल शेकअप की। ये है 35 साल के बालिन शाह, जिनके पास स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री है। ये काठमांडू के मेयर थे और वहां से सीधे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये सब मुमकिन हुआ एक ऐसे जन आंदोलन की वजह से जिसने देश की पुरानी पॉलिटिकल पार्टियों को एक तरह से नकार दिया। अब आते हैं उनके उस मास्टर प्लान पर जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा पॉलिसी चेंज नहीं है। ये शासन के यानी गवर्नेंस के पूरे सिस्टम को बदलने का एक 100 सूत्रीय रोड मैप है, जिसे उन्होंने गुड गवर्नेंस प्लान का नाम दिया है। इस प्लान में है क्या? जरा देखिए कुछ बड़ी बातें। नेताओं के लिए वीआईपी कल्चर का खात्मा, सरकारी सिस्टम का डीपॉलिटिसाइजेशन यानी उसे राजनीति से दूर करना, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, और शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा सुधार जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। ये सिर्फ सुधार नहीं, ये वाकई एक क्रांति की तरह है। सबसे पहला और शायद सबसे पॉपुलर फैसला जिसने आम लोगों का दिल जीत लिया, वो है वीआईपी कल्चर का खात्मा। इसका मतलब ये है कि अब नेपाल की सड़कों पर किसी नेता या मंत्री के लिए ट्रैफिक नहीं रुकेगा, कोई सायरन नहीं बजेगा। हर कोई, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक आम नागरिक की तरह ही चलेगा। अब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ी बात है, खासकर हमारे रीजन यानी दक्षिण एशिया के लिए। नया नियम कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, टीचर या फिर स्टूडेंट यूनियन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सुधार इतने क्रांतिकारी क्यों लग रहे हैं, खासकर जब हम इसे दक्षिण एशिया के बाकी देशों के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। मतलब सोचे, भारत हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, सरकारी सिस्टम में पॉलिटिकल दखलंदाजी कितनी आम है। वहां पर सरकारी कर्मचारियों को राजनीति से पूरी तरह से अलग रखने का नियम बनाना, ये एक ऐसा कदम है जिसे उठाने की हिम्मत आज तक इस क्षेत्र में किसी ने नहीं की। अब आते हैं उस एक फैसले पर जिसे शायद इस पूरे प्लान का सबसे साहसिक और अनसुना सुधार माना जा रहा है। एक ऐसा कदम जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और इसके पीछे का लॉजिक ना बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। नियम यह है कि सभी नेताओं, मंत्रियों और बड़े सरकारी अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना होगा, अनिवार्य है। इससे क्या होगा? जब पावरफुल लोगों के बच्चे खुद उस सिस्टम का हिस्सा होंगे तो वो उसकी क्वालिटी सुधारने में पर्सनली इन्वेस्टेड हो जाएंगे। और इससे सिर्फ उनके बच्चों का नहीं बल्कि हर बच्चे का फायदा होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े बदलाव होंगे तो विरोध भी होगा। अब देखते हैं कि नेपाल के जो पुराने स्थापित नेता हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं और कैसे बालिन शाह का ये आदर्शवाद जमीनी राजनीति की हकीकत से टकरा रहा है। जो आलोचक हैं उनका तर्क ये है कि भाई देखो, पॉलिटिक्स कोई इंजीनियरिंग नहीं है जहां हर समस्या का एक सीधा साधा फॉर्मूला हो। उनका मानना है कि राजनीति में आपको समझौते करने पड़ते हैं, कोलिशन बनाने पड़ते हैं, सबकी सुननी पड़ती है, जो शाह के काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग है। लेकिन बालेन शाह का अप्रोच वो बिल्कुल एक इंजीनियर जैसा ही है, डेटा ड्रिवन, रिजल्ट ओरिएंटेड। उन्होंने मंत्रालयों की संख्या घटाकर सिर्फ 17 कर दी, हर मंत्रालय को 7 पॉइंट का एक्शन प्लान
और डेडलाइन दी गई है और इन सब पर प्रधानमंत्री ऑफिस से सीधी नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, 1990 के बाद के सभी नेताओं की संपत्ति की जांच के भी आदेश हैं। तो फिर से वही सवाल, क्या नेपाल का ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा, या फिर ये एक नई तरह की पॉलिटिक्स की शुरुआत है जिसकी गूंज पूरे एशिया में सुनाई दे सकती है? देखिए, बात सिर्फ नेपाल की नहीं है, दाव पर बहुत कुछ लगा है। अगर बालेन शाह का ये साहसिक मॉडल कामयाब हो जाता है तो ये गवर्नेंस का एक ऐसा नया और पावरफुल ब्लूप्रिंट बन सकता है जो पूरे महाद्वीप में मौजूदा स्टेटस को यानी यथास्थिति को चुनौती देगा। तो सवाल यही है, क्या ये राजनीति के भविष्य की एक साहसिक झलक है, या फिर एक आदर्शवादी का ऐसा सपना जो शायद कभी पूरा न हो? इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।